हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 और इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, लेट अस स्टार्ट इन डिटेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ समझने की जरूरत है बच्चे, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जैक्टली है क्या? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर हम लोग देखें तो सिंपली आप यहाँ पे देखो क्या स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। तो बच्चे मैं आपको यहाँ बताऊंगी, सिंपली आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में कि ये एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में हम जनरली टू कंपोनेंट्स की बात करते हैं, वन इज नेम्ड एज सोल्यूट एंड अदर इज नेम्ड एज सॉल्वेंट। इन दोनों से मिला के हमारा एक सोल्यूशन बनता है। सो नाउ वी हैव दिस सोल्यूशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चे, ये हम सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो बेसिकली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। व्हाट दैट मीन, इसका क्या मतलब है? मतलब अभी हम इसको देखेंगे कि अगर हम इसको सिंपली समझने की कोशिश करें तो अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लूं कि 1 मोलर आपके पास NaCl है और 1 मोलर KCl है, तो किसी सोल्यूशन की अगर आपसे पूछी जाएगी, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में, वो हमारी 1 मोलर NaCl हो किसी भी एक्वस सोल्यूशन में, या फिर हमारे पास 1 मोलर आपके पास KCl है, तो दोनों केसेस में आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगी, एग्जैक्टली सेम आएगी। व्हाई? क्योंकि ये इस चीज पे डिपेंड ही नहीं करती व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूट, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको 1 मोलर दी हुई है, इनका नेचर सेम है, तो डेफिनेटली इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो दैट्स व्हाट द डेफिनेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये एक्चुअली जो कोलिगेटिव वर्ड होता है ये किससे लिया गया है? कोलिगेटिव मतलब इसको हम देखें तो ये बना हुआ है को का मीन होता है टुगेदर एंड लिगारे मीन्स होता है टू बाइंड। तो बेसिकली ये डील करता है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को, जिसमें हम लोग कहते हैं कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, नॉट ऑन देयर नेचर, उन्हें हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। राइट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स नॉट ऑन देयर नेचर, है ना, वही हमारी प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बच्चे इस टॉपिक में आपको 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं। ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हम लोग डील करते हैं अंडर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज नेम्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड इज नेम्ड एज elevation in boiling point, third is depression in freezing point and fourth is osmotic pressure। पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूं, ध्यान से सुना समझना कि ये बॉइलिंग पॉइंट्स बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट डू मीन बाय एलिवेशन, ये अभी हम आगे लेक्चर में देखेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा सोल्यूशन में वो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर की जो लोअरिंग होती है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट द फर्स्ट वन, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चे, ये क्या है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इससे हम थोड़ा समझ लेते हैं इससे क्या मतलब है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। ओके, तो देखो इसमें अगर हम सिंपली बात करें तो वेपर प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ओवर लिक्विड सरफेस, है ना। किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर जो वेपर्स हैं जो इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं, उस केस में जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि अगर हम कंपेयर करते हैं किसी भी केस में किसके साथ, प्योर सॉल्वेंट में और सोल्यूशन में। ठीक है, 2 केस हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, एक मैंने यहाँ पे लिया है प्योर सॉल्वेंट और दूसरा मैंने यहाँ पे लिया है आपका क्या, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में दोनों कंपोनेंट है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे ऐसा सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। कैसा सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। व्हाट दैट मीन नॉन वोलेटाइल, भाई वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, तो वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली वेपराइजेबल है। वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो इजीली वेपराइजेबल हैं, इजीली वेपराइज हो जाते हैं जो, ठीक है, तो उन्हें हम लोग कहेंगे वोलेटाइल सब्सटेंसेस। राइट, ये हमें क्लियर होना चाहिए, वोलेटाइल का मतलब हमारा ये होता है। नाउ तो अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारा क्या होता है, हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो तो वोलेटाइल होगा, लेकिन सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। एक मेरे पास यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का कंटेनर है जिसमें प्योर सॉल्वेंट है। तो एक्सपेरिमेंट से देखा जाता है और ये बात बिल्कुल ट्रू है, अगर हम इन दोनों के वेपर प्रेशर कंपेयर करें, प्योर सॉल्वेंट के और सोल्यूशन के, तो बच्चे ये चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी होगी और ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो वेपर प्रेशर होता है
प्योर सॉल्वेंट का दिस इज ऑलवेज मोर देन, ये ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन से। आपके मन में बात आएगी व्हाई इट इज सो। तो बच्चे आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा होगा, राउल्ट्स लॉ में मैंने लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो केस 2 होता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, कौन सा केस है, सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है, तो उस केस में उसी अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट की कंपैरेटिवली सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाता है। क्यों कम होता है, व्हाट इज द रीजन दैट, देखो सिंपली ये सरफेस है ना, ये इसकी लिक्विड की सरफेस है और इस सरफेस पे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ब्लू कलर की बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये एक तरह से पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ब्लू कलर आपको क्या दिखा रहा है, सॉल्वेंट का कलर दिखा रहा है। तो अब आपने देखा है पूरे सरफेस पे हमारे कैसे मॉलिक्यूल है, पूरे सरफेस पे हमारे वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो जैसे अब ये वेपर फेज में जाना शुरू करेगा तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो वेपर है सिंस ये सारे वोलेटाइल हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ पार्टिकल्स हमारे वेपर स्टेट में दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं देख रही हूँ 8 पार्टिकल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वेपर फेज में, क्योंकि ये वेपराइज हो गए हैं। लेकिन अगर इसी सॉल्वेंट में हमने यहाँ पे एक सोल्यूट डाल दिया जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो नेचुरली वो जो सरफेस होती है वो कुछ ना कुछ ऑक्यूपाइड होगी बाय द सोल्यूट आल्सो। जैसे यहाँ पे देखो ये ग्रीन बॉल्स क्या दिखा रही है, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स को दिखा रही है। तो अब सिंस ये तो हमारा नॉन वोलेटाइल है तो जो सरफेस है पार्टिकल का जो एरिया हो गया वो सोल्यूट पार्टिकल भी हो गए वहां पे और सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी हो गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि वेपराइजेबल है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रीजन क्या है, जब सरफेस पे ही पार्टिकल हमारे खाली वोलेटाइल नहीं है, वहां पे नॉन वोलेटाइल भी है, तो कुछ कुछ एरिया वो भी ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी अवेलेबल, वो जो कि हमारे वेपराइज होंगे। तो डेफिनेटली ये कंसेप्चुअली बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखें और अगर हम एक सोल्यूशन का वेपर प्रेशर देखें जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विल बी मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको ये बात इतनी समझ में आ रही है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा व्हाट इज दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट इज रिटन ओवर देयर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको देखो इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें यही बात लिखी है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। यही बात तो लिखी है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। क्यों, what is the reason? In the solution, the surface has both solute and solvent molecules. Thereby, the fraction of surface covered by solvent molecules gets reduced. कम हो जाता है. Consequently, the number of solvent molecules escaping from the surface is correspondingly reduced. Thus, the vapor pressure is also reduced. तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये बात क्लियर करनी है। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये बेसिकली बच्चे इसी चीज में डील करती है। अब कितनी रिलेटिव लोअरिंग हुई है, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? तो जनरली अगर मैं इसको मैथमेटिकली आपको दिखाऊं तो आई टेक P1 नॉट माइनस PS, where P1 naught is what? Vapor pressure of pure solvent and PS is vapor pressure of solution containing non-volatile solute, right? And this difference is called as P1 naught minus PS is called as lowering of vapor pressure. इसको हम क्या कहेंगे? lowering of vapor pressure. कितना लोअर है? क्योंकि हमारा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा है तो P1 नॉट माइनस PS करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको पुट करूं वैल्यूज इसमें तो आप इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x1। मैम यहाँ से ये कैसे आ गया? तो बच्चे आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा होगा, मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, लेक्चर में भी कराया हुआ है। केस 2 जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के केस की बात करते हैं तो जो राउल्ट्स लॉ का टोटल जो P सोल्यूशन होता है वो P1 प्लस P2 के बराबर होता है। अब सिंस हमारा जो P2 वाला कॉम्पोनेंट है वो क्या है? वो है नॉन वोलेटाइल, तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा इसका सिग्निफिकेंस तो कुछ रहा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं एप्लीकेबल। तो इस केस में PS किसके बराबर हो जाता है? P1 नॉट इंटू x1 के। अगर आपने इसको चेक नहीं किया है तो आप बेसिकली राउल्ट्स लॉ वाला लेक्चर देखो और वहां पे मैंने बात बताई हुई है, तो मैंने बस इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। नाउ व्हाट कैन वी डू? हम यहाँ से P1 नॉट को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस x1 और वी कैन से दैट P1 नॉट इंटू x2। व्हाट इज x2? x2 इज द
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मेरा यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आया, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ से आ गया P1 नॉट माइनस PS विल बी इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2। ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने फॉर्मूला निकाला, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2 वेयर x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट। अब क्या है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो व्हाट टू डू, क्या करना है आपको, रिलेटिव का मतलब यू नीड टू डिवाइड, अब इसी टर्म को हम लोग डिवाइड कर देंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। तो P1 नॉट माइनस P1 PS डिवाइडेड बाई P1 नॉट, दिस विल बी इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2। दोनों साइड पे हम इसको P1 नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड इससे हमारा फॉर्मूला आता है P1 नॉट माइनस PS अपॉन में P1 नॉट इक्वल्स टू x2। तो बच्चे ये हमारा फॉर्मूला आ गया, और आपको पता है मोल फ्रैक्शन का टर्म आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है ना, तो उसे पुट कर दो वैल्यूज। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस PS अपॉन में P1 नॉट, दिस विल बी इक्वल टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2। फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, कैलकुलेशन को इजियर करने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, P1 नॉट माइनस PS अपॉन में P1 नॉट विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट N2 डिवाइडेड बाई N1, or we can write it like that, P1 naught minus PS upon में P1 naught will be equal to W2 upon में M2 into W1 और ऊपर हो जाएगा M1। तो ये हम इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसे फाइनलाइज कर देते हैं। तो W2 यहाँ पे क्या है, W2 होता है मास ऑफ सोल्यूट, W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो ये चीजें आपकी यहाँ से निकल के आई कि दिस रिलेटिव ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज, और ये सोल्यूट से हमारे बेसिकली रिलेटेड है। तो सोल्यूट के मोलर मास से कैसे रिलेटेड है, अगर मैं बात करूं तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूट के मोलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओवरऑल देखो बच्चे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करते हैं मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए करना है तो हर केस में हम देखेंगे कि क्या मोलर मास से रिलेशन आता है। तो आप नोटिस करो, तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया विद दैट ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट के, राइट, विद दिस फॉर्मूला। तो चलो भाई, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, लेट्स मूव अहेड। तो हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन। एक बार आपने इस टॉपिक को अच्छे समझ लिया तो हालांकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है ऑब्वियसली ये, लेकिन अगर आप देखेंगे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। आपने एक बार अच्छे से कंसेप्ट सीख लिया, देन यू कैन सॉल्व इजीली ऑल दीज न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो चलो बस स्टार्ट करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज दिस बार, मतलब प्योर आ गया तो मतलब वो क्या हो गया भाई, यहाँ पे ये हो गया P1 नॉट। पहले डेटा नोट करो, P1 नॉट कितना दिया है, 0.850 बार, राइट। नेक्स्ट, अ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वेइंग 5 ग्राम, ओके 0.5 ग्राम। तो W2 आपको दे दिया है बच्चे यहाँ पे 0.5 ग्राम, एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, जिसमें ऐड कर रहे हैं वो ज्यादा है 39 ग्राम, तो ये W1 दे दिया आपको। इसका मोलर मास आपको दिया गया है M1 78 ग्राम पर मोल। क्या पूछ रहे हैं भाई, ये वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन देन इज, अच्छा ओके, तो PS भी दे दिया बच्चे इन्होंने, PS हो गया 0.845 बार। आप देखो यहाँ पे लोअरिंग हो रही है, ये कितना था 0.850 और ये क्या हो गया 0.845, यानी कि यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रही है जब हम कोई सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट में। तो देखो सिंपल मैंने यहाँ पे डेटा पुट किया है जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब व्हाट आर दे आस्किंग, दे आर आस्किंग M2। अब ये M2 आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर पे बेस्ड क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको सिंपली वेपर प्रेशर वाले फॉर्मूला को देखना है। तो अभी हमने जो सॉल्व किया था हमारा क्या आया था, P1 नॉट माइनस PS अपॉन में P1 नॉट इक्वल्स टू W2 अपॉन में M2 इंटू W1 और ऊपर हो गया M1। तो कैन वी यूज दिस फॉर्मूला, तो होपफुली आपको क्लियर है। अब हम यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे एंड विल गेट द आंसर, एवरीथिंग इज गिवन हियर। ये P1 दिया है, PS दिया है, W2 M1 दिया है, W1 दिया है, दे आर आस्किंग फॉर M2। यू कैन यूज द डेटा और डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। तो बच्चे ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, देखो इसमें सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो
तो इनको देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, एक बार आप कंसेप्ट सीखो और सीधे सीधे उसको पुट करके उसकी वैल्यूज निकालो, है ना। आई वुड रिकमेंड कि इसकी खुद प्रैक्टिस करो और आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला वाला टॉपिक जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डन होता है। नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमें यहाँ पढ़नी होती है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब है ना। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं, है ना, कि द टेम्परेचर एट विच इट इज द टेम्परेचर, I'll write here the temperature at which it is written over there। हम यहाँ देख लेते हैं, देखो ऊपर दिया हुआ है। तो क्या लिखा है, the temperature at which the vapor pressure equal to the atmospheric pressure, है ना। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। I'll draw the डायग्राम हियर ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैं यहाँ ले रही हूँ वेपर प्रेशर और यहाँ पे ले रही हूँ टेम्परेचर। सुनना भी ध्यान से, ये मैंने यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और अभी आपने पढ़ा कि जिस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसी टेम्परेचर पे लिक्विड बॉईल करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से कहती हूँ कि ये पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पे बेसिकली मेरा इतना वेपर प्रेशर है, मैं सिंपल आइडिया दे रही हूँ आपको, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। आई डोंट ड्रॉ दिस, मैं इसको नहीं करती अभी। रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आई विल जस्ट टेक अ डॉट हियर, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो ये कह रहे हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और पर्टिकुलर यहाँ पे आके ये बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जिस टेम्परेचर पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने में इंक्रीज करता है, और जिस टेम्परेचर पे ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। दिस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ओके, तो ये चीज हमने यहाँ पे सीखी। तो बच्चे अब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्यों एलिवेशन हो रहा है ये हम समझते हैं। तो अभी आपने देखा था भाई, आपने क्या देखा था कि अगर हम एक सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट को कंपेयर करें, तो अगर मेरे प्योर सॉल्वेंट का बेसिकली यहाँ पे वेपर प्रेशर है, तो सोल्यूशन का कहाँ होगा, मैं इसको थोड़ा सा और आगे पीछे कर देती हूँ। तो सोल्यूशन का कहीं नीचे ही तो होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग होता है उसका वेपर प्रेशर कुछ कम होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करती हूँ, मैंने जब टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो इस टेम्परेचर पे क्या करेगा, बेसिकली बॉईल करेगा। तो ये कहलाता है TB नॉट। TB नॉट इज दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब जो मैंने मान लो वेपर प्रेशर ऑफ किसका देखना शुरू किया, सोल्यूशन का, तो ये जिस टेम्परेचर पे बॉईल करेगा उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और ये नेचुरल सी बात है, अगर हम सॉल्वेंट और सोल्यूशन में कंपेयर करेंगे तो सॉल्वेंट और सोल्यूशन में सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि वेपर प्रेशर किसका कम है, वेपर प्रेशर कम है सोल्यूशन का। तो जो हमारा जो सोल्यूशन है, अगर हम उसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन दैट ऑफ सॉल्वेंट से। ध्यान रखना भाई, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता था, प्योर सॉल्वेंट का, तो अभी बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सोल्यूशन का। तो यही जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको हम डिनोट करेंगे विद दैट ऑफ डेल्टा TB, ठीक है। इसे हम डेल्टा TB से, जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है इसको डेल्टा TB से डिनोट करेंगे। तो लेट अस एक्सप्रेस ऑल दीज थिंग्स, इसे हम एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में सोल्यूशन में और प्योर सॉल्वेंट में, सोल्यूशन को हम TB से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा TB से, और ये जो हमारा बेसिकली डिफरेंस है, यहाँ तो हम ये बात करेंगे कि प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हम TB नॉट से डिनोट करेंगे, और जो हमारा सोल्यूशन है उसके बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कैसे डिनोट करें, TB से। तो what is delta TB? I'll write here delta TB मतलब elevation in boiling point will be equal to TB minus TB naught। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, वो बेसिकली सोल्यूशन है, और TB नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, और इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कराएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। ये हमारा कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। व्हाट इज डेल्टा TB? इट एक्सप्रेस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। TB क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो बेसिकली देखा गया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के।
ऑल ऑफ यू नो अबाउट द मोलालिटी। अगर नहीं पता है तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स चेक करो, क्योंकि वाला टॉपिक आप देख सकते हैं उसमें यहाँ पे चीज एक्सप्लेन की गई है, तो हम इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, राइट। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, वेयर के बी इज कॉन्स्टेंट called as boiling point elevation constant, molar elevation constant, ebullioscopic constant। इनके तीन नाम है, boiling point elevation constant भी बोल सकते हैं, molar elevation constant भी बोल सकते हैं, ebullioscopic constant भी बोल सकते हैं। And how do we define this? ये constant हम कैसे define करेंगे? ये kb से हम इसको denote कर रहे हैं, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए आपको। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरा फॉर्मूला है कुछ ऐसे, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, अगर मेरी ये मोलालिटी 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बी, यस और नो, सिंपल सी बात है। तो 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इट इज रिटन ओवर देयर, इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा बेसिकली इक्वल होता है केबी के, ठीक है। और वाटर के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, मतलब कई सॉल्वेंट्स के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो वाटर के लिए जो वैल्यू होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये डेटा आपको दिया जाता है डायरेक्ट, उससे आपको करना होता है, न्यूमेरिकल सिंपल बनते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाऊं आपको, तो मेरा फॉर्मूला क्या रेडी हो गया, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी, जो कि भी आपने देखा। अब हम इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू W2 अपॉन में M2 इंटू W1, और अगर ये ग्राम में है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000, ठीक है बच्चे। तो ये फॉर्मूला आपको तैयार रखना है और इसे अप्लाई करके यू विल गेट दी आंसर, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसा बनता है। लेट्स चेक द क्वेश्चन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आई टेक वाटर टिल दैट। ओके एवरीवन, चलो करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली देखो इसमें न्यूमेरिकल क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, इन अ सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, मतलब ये पूछ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। केबी इज गिवन टू यू, ओके दैट्स गुड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नेचुरली कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज होगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम लोग आएंगे तो एक बार हम फॉर्मुलाज लिख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, ये बराबर आता है हमारा। एंड हाउ डू वी गेट दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगी, W2 अपॉन में M2, W1 ये अगर kg में है तो 1000 भी रखने की हमारी जरूरत नहीं है। अब उन्होंने पूछा क्या है, पहले समझो पूछा क्या है। उन्होंने पूछा है दिस TB के बारे में, वो पूछ रहे हैं TB नॉट। बच्चे आपको पता होता है वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो TB नॉट इज नोन टू अस, 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 373.15 केल्विन। किसके बराबर हो जाएगा ये TB नॉट, 373.15 केल्विन के बराबर हो जाएगा। डेल्टा TB अगर हमें पता हो तो क्या हम TB निकाल सकते हैं, तो आंसर है यस। तो हमें पहला काम क्या करना है, डेल्टा TB निकालना है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू M, सब कुछ दिया होगा। 18 ग्राम आपका क्या दिया है, 18 ग्राम ग्लूकोज, KB तुम्हारा दिया हुआ है। तो अगर मैं डेटा पुट करूं तो 0.52 इंटू 18 अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, मोलर मास। तो ग्लूकोज का मोलर मास हमारा फिक्स होता है, दैट इज 180, आप निकाल लेना। C6H12O6 फॉर्मूला पे हम मोलर मास निकाल लेंगे ग्लूकोज का, दिस इज फाउंड टू बी 180। और ये W1 कितना दिया हुआ है, इट इज 1 kg, नो नीड टू राइट 1000 बिकॉज 1 kg दिया हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो विल गेट दिस डेल्टा TB, और डेल्टा TB को हम इसमें रख के हम इनसे भी क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ पे बच्चे TB निकाल लेंगे, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो एक बार इसको चेक करो, सोल्यूशन कैसे दिया हुआ है, हम इसे देखते हैं। देखो दिस इज फ्रॉम द NCERT, इसको अच्छे से करो। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज दिए हुए निकाल लिए इन्होंने, पहले मोल्स निकाल लिए 0.1, यहाँ पे आपका मास दिया हुआ है, इट इज रिटन ओवर देयर। तो बिल्कुल सेम मेथड है, यहाँ पे प्रोसीड किया गया है, आप इसे फॉलो करो और यहाँ तक इसे डन करो, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है इसी वाले टॉपिक पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज दिस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन मतलब आप बस डेटा चेक करो। तो TB नॉट इज गिवन टू यू 353.23 केल्विन, राइट। ये देख, ये चीज हमें पता चल गई।
व्हेन दिस ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो सोल्यूट का मास क्या होता है W2 1.80 ग्राम है ना, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि W1 दिया है, दिस इज 90 ग्राम, ये 90 ग्राम दिया हुआ है। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू दिस, यानी कि जो तुम्हारा टीबी में एलिवेशन हुआ है वो कितना हो गया 354.11 के, ये आपका डेटा गिवन है। बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया कितना, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया, ओके ओके, आई नीड टू रिमूव दैट, दिस इज टीबी, टीबी दिस इज नॉट टीबी नॉट, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट रेज हुआ है, तो कितना हो गया टीबी इक्वल्स टू 354.11 केल्विन। ओके, सो नाउ हम क्या करें, पूछा क्या है उन्होंने, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट M2 पूछ रहे हैं, तो आपको पता है M2 के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें डेल्टा टीबी चाहिए, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू W2 अपॉन में M2 W1, इफ इट इज इन ग्राम तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000, ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। अब डेल्टा टीबी कैसे निकालें भाई, तो ऑल ऑफ यू नो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, यू कैन कैलकुलेट डेल्टा टीबी फ्रॉम हियर, और टीबी की वैल्यू पुट करके क्या हम यहाँ से M2 निकाल सकते हैं, तो आंसर है यस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अब आप खुद सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करो इसको पॉज करके, फिर आप अपने सोल्यूशन को इससे चेक करो, इफ यू आर गेटिंग 58 ग्राम पर मोल देन इट इज राइट आंसर। ओके, तो यही तरीका आपको फॉलो करना है, पहले आपको ये निकाल लेना है और उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। ओके एवरीवन, तो लेट्स मूव अहेड। तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म आता है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बच्चे आपको क्या देखना है, तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले में जानना होगा व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सोल्यूशन कब फ्रीज करता है। तो आप सब जानते हैं अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो जब सॉल्वेंट जो सॉलिड वाला जो पार्ट है जब लिक्विड फेज से मिलता है, सॉलिड फेज लिक्विड फेज जहां पे मिलती है जिस टेम्परेचर पे, तो वही हमारा क्या हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट होता है। लेकिन अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन कब फ्रीज करेगा, तो इस ग्राफ से समझेंगे बच्चे अच्छे से। देखो हम ग्राफ से समझते हैं, देखो ध्यान से, तो सिंपल सी बात है, इफ आई टॉक अबाउट सॉल्वेंट मतलब प्योर की बात करूं, तो मैंने यहाँ पे प्योर लेना है, तो प्योर की बात में ये मेरे पे प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड लिया हुआ है और ये मैंने फ्रोजन सॉल्वेंट लिया हुआ है। ये देखो जिस टेम्परेचर पे इनके वेपर प्रेशर आपस में मिलेंगे, तो जिस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर मिलेंगे, आई टेक डिफरेंट कलर, मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज कर लेती हूँ ताकि आप क्लियरली समझ पाए। तो इस टेम्परेचर पे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये टेम्परेचर हमारा कहलाएगा TF नॉट, क्योंकि क्या है ये बच्चे, ये प्योर का है, तो दिस इज इक्वल टू TF नॉट। ठीक है, TF नॉट वो होता है जहां पे आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से मिल रहा है जिस टेम्परेचर पे, वही हमारा क्या कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट प्योर सॉल्वेंट। नाउ सोल्यूशन कब फ्रीज करता है, सोल्यूशन तब फ्रीज करेगा जब उसका वेपर प्रेशर आपके जो प्योर जो भी उसमें सॉल्वेंट लिया गया है उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, लिक्विड वहां पे फ्रीज करेगा। और नेचुरली ये क्या होता है, ये लोअर टेम्परेचर पे होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है। जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ कि आपने जब सोल्यूशन सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो उस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि आपने उसका रीजन अंडरस्टैंड किया। सिमिलरली अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो देयर विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन वी कंपेयर बिटवीन प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा TF, दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बच्चे ये किसके बराबर होगा, इसमें क्या चीज ज्यादा है, इसमें प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हम यहाँ पे लेते हैं TF नॉट माइनस TF। रटने वाले बच्चे इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ध्यान से समझो कि जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, TF नॉट माइनस हमें TF लेना पड़ेगा, क्योंकि TF जो होता है वो कम होता है देन दैट ऑफ TF नॉट। तो दिस वुड बी आवर सिंपल कंसेप्ट इन केस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप यहाँ से रीड आउट कर लेना, ये चीज जो मैंने आपको बताई है कि सोल्यूशन कब फ्रीज करता है, इट इज रिटन ओवर देयर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ विल मूव अहेड, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसके लिए अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे भी देखा गया कि फॉर डाइल्यूट सोल्यूशंस, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे देखो क्या होगा कि सेम चीज होती है, जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो दिस डेल्टा TF इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। डेल्टा T भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला बच्चे यहाँ बन जाता है, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, एंड दिस इज कॉल्ड एज, ये क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तीनों नाम बच्चे आपको याद होने चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट तो नहीं भूलोगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी इसका नाम है, और नेक्स्ट इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसका नाम है। इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम चीज, इफ दिस इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा हमारा, KF विल बी इक्वल टू डेल्टा TF। तो मतलब अगर हमारी मोलैरिटी 1 हो जाती है तो उस केस में तुम्हारा डिप्रेशन इन जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो हमारा बेसिकली क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के, यानी कि हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहो, ये इसके बराबर हो जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए, राइट। तो इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल डेटा से इतनी आती है। अब ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं, विल सी दैट, हम यहाँ देखते हैं। तो ये आपके जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये बेसिकली हम KF को एक्सपेरिमेंटली हम देखें तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं किस चीज पे डिपेंड करता है, R इंटू M1 इंटू TF, जो सॉल्वेंट लोगे उसका मोलर मास, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पे R आपका कांस्टेंट है, और डेल्टा फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, कितनी एंथैल्पी बेसिकली आपकी फ्यूजन यूज हो रही है। 1 मोल को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में कितनी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, ये डेटा हम लोग यूज करते हैं। तो R इंटू M1 इंटू TF स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी। सेम KB के लिए भी सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लेंगे। तो चेक करो इसे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करके ये डिफरेंट सॉल्वेंट्स की वैल्यू निकाली गई है। तो एक बार इसको टेक अ लुक, फॉर नीट जे इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो वहां पे आपको ये काफी हेल्प करने वाला है, राइट। ओके, सो फाइन, तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। इस पे भी मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ये चीजें हमारी जब और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे नीट जे के लिए, तो वहां जहां क्वेश्चंस आएंगे देन विल टेक दिस स्लाइड्स आल्सो। इसको मैं दोबारा डिस्कस करूंगी जब क्वेश्चंस आएंगे। बट बेसिकली ये क्या होता है, ये डेटा है जो कि इस फॉर्मूले को यूज करके निकाला गया है, पर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार करो। अभी लेटेस्ट सेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एरियाज टच है, तो अनटच एरिया को ज्यादा छूते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, आगे आने वाले सालों में यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद काफी है। यहाँ पे देखो ये दिया है इन्होंने, हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या है यहाँ पे, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ द वाटर। तो W2 आपका कितना दिया है, 45 ग्राम, 600 वाटर मतलब आपका W1 दिया है 600 ग्राम। ओके, क्या पूछा है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब दे आर आस्किंग फॉर द डेल्टा TF। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू बच्चे क्या होता है, KF इंटू M। KF की वैल्यू हम लोग टेबल से ले लेंगे, अगर अभी नहीं पता, वैसे आपको दी जाएगी। मोलैरिटी आपको यहाँ पे पुट कर देना है, इससे निकाल लेना। फिर उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, एंड वी नो डेल्टा TF इक्वल्स टू व्हाट, TF नॉट माइनस TF। तो TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, TF नॉट माइनस डेल्टा TF। तो ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला, जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को पढ़ा है बच्चे, वही फॉर्मूला अप्लाई होता है, बस उसे आपको अच्छे से समझना है, दोनों में डिफरेंस समझना है। डिफरेंस मेजरली यहाँ पे है, जब हम डेल्टा TF की और TB की बात करते हैं, डेल्टा TB की, तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस है। बाकी सारा सिंपल डेटा है, आपको रखना है और यू कैन इजीली गेट द आंसर। देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा सिंपली इन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, यहाँ पे इन्होंने मास रख के मास निकाल लिया, फिर यहाँ पे मोलैलिटी निकाल लिया, और मोलैलिटी आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल KF इंटू मोलैलिटी पुट करके ये निकाल लिया। और अभी हमने देखा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये जो हमारा वाटर का होता है, अगर नहीं भी दिया तो ये आपको पता होना चाहिए, और इसमें आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यू विल गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो दिस इज द वे वी जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड एंड वी हैव द लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें करनी होती है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चे, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, osmosis is the process of flow of solvent molecules from pure solvent to solution through semi permeable membrane। ये क्या मतलब है, देखो इसको एक बार देखते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं ये। तो इसमें देखते हैं बच्चे क्या इसका मीनिंग है, मैं आपको समझा देती हूँ। ऑस्मोसिस देखो होता क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, इसका नाम है SPM, ये हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है,
ये मेम्ब्रेन बेसिकली आपकी इट अलाउज ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ये केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मूवमेंट को अलाउड करती है, राइट। तो जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट है और यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन है ना, यहाँ पे हमने ऐसे ले लिया, तो क्या होगा इसमें हमारा, अगर हम नॉर्मल बात करेंगे तो मूवमेंट होगा सॉल्वेंट से सोल्यूशन की साइड, ऐसे करके हमारा यहाँ से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो मूव करने लगेंगे, और ये ऑटोमेटिक होता है। जब भी हम सॉल्वेंट को सोल्यूशन से सेपरेट करते हैं विद दैट ऑफ, मतलब बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर हम इसमें कह सकते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं जैसे द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड, ऐसे भी डिफाइन करते हैं। लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से कहाँ मूवमेंट होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड में, किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये सिंपल हमारा ऑस्मोसिस फिनोमेना होती है। नाउ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन साइड। अगर हम प्रेशर लगाए सॉल्यूशन के साइड पे, इतना प्रेशर जो कि हमारी इस ऑस्मोसिस फिनोमेना को स्टॉप कर दे, मतलब जो मूवमेंट हो रहा है इसको स्टॉप कर दे, उसके लिए जो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। What is osmotic pressure? The excess pressure that must be applied on solution side to stop osmosis. ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है सोल्यूशन साइड पे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, राइट। उसे हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, इट इज द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस। तो हमने देखा कि सिंपली ऑस्मोसिस फिनोमेना में मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड में, या फिर फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बच्चे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं तो हम इसको न्यूमेरिकली कैसे डील करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में इसका क्या रिलेशन है, तो विल सी दैट। तो इसको हम जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करेंगे पाई से। ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसकी भी प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये डिपेंड करती हैं ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, तो इट्स आल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यार बच्चे यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है आपको कि पाई यहाँ पे इक्वल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलारिटी, इसे हम सी से डिनोट करते हैं, और टी के। और जब हम यहाँ पे इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं पाई इक्वल टू आर सी टी। बच्चे में आपको फॉर्मूला अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आर यहाँ पे क्या है, हमारा वही गैस कांस्टेंट जो होता है, इसकी वैल्यू 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होगा। ये इसका फॉर्मूला होता है, आर का मतलब यूनिट होती है, और सी क्या है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को, और टी किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, टेम्परेचर को। टी हमारा यहाँ टेम्परेचर को बताता है, और पाई आपको पता है हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो इस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और इससे आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी। तो पाई में रेफरेंस ये है कि जो पाई होता है या ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड करेगा, राइट। तो चारों प्रॉपर्टीज के आपको फॉर्मूलाज को क्लियरली देखना है और उसे कवर करना है। तो इसमें देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम इस टॉपिक के क्वेश्चन देखें तो बेसिकली इसमें देखो क्या दिया हुआ है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनेगा। ये क्या है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन, जिसमें कि इतने ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी कि W2 आपको दिया है 1.26 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दे दिया आपको, इट इज 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ml में भी इतना है, ये ml में भी है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। और 200 ml एक ही बात है, मिलीलीटर है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी दिस, यानी कि पाई दे दिया आपको 2.57 × 10⁻³ बार, ठीक है। मोलर मास पूछा हुआ है, यानी कि M2 पूछा गया प्रोटीन का। सो वी नो द फॉर्मूला, पाई इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, पाई इक्वल्स टू CRT, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा है। तो इसको मैं ओपन करके लिखती हूँ, ये क्या है, मोलैरिटी, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे N2 अपॉन में V, अगर ये ml में है तो ऊपर 1000 × R × T, दिस मस्ट बी द फॉर्मूला, एंड आई विल ओपन इट अगेन। तो W2 अपॉन में M2 × V इफ इट इज इन ml, ऊपर 1000 × R × T, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, और इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे एंड विल गेट द आंसर, ठीक है। तो सिंपल हमने इस तरह से ही इन प्रॉपर्टीज को करना है, ओके। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा ये इसका सोल्यूशन है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लो
और इसे कवर करो। नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ पे हम बात करेंगे, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, उसमें हमारी देखा जाता है तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड होता है इसकी सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि इसके एडवांटेज सबसे ज्यादा है ओवर अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू मेजर मोलर मास, क्योंकि अल्टीमेट आप नोटिस करो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई विल राइट हियर द फॉर्मूलाज फॉर, जो मैंने भी आपको कराया, मैं चारों का यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करी, तो क्या कहती हैं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? I'll just keep it here, just check this first, otherwise आपको कंफ्यूजन होगा। तो देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी हमने देखी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपने बच्चे क्या देखा था? व्हाट वाज दैट? P1 नॉट माइनस PS अपॉन में P1 नॉट इक्वल्स टू क्या है आपका यहाँ पे X2, है ना? तो X2 को ओपन करके आपने रखा था, तो मोलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल था सोल्यूट के। नेक्स्ट आपने देखा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू क्या है आपका मोलालिटी। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपका है, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आई आपकी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें क्या है बच्चे? डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M, ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसमें? डिप्रेशन। और लास्ट आई आपके ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर में बच्चे आपने क्या देखा है? आपने यहाँ पे देखा है कि पाई इक्वल्स टू क्या होता है? CRT। तो ये हमारी हो गई चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ दीज डिफरेंट प्रॉपर्टीज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, क्यों हमारा ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है ये ज्यादा बेटर माना जाता है, और इसको हम क्यों कहते हैं? इट इज कंपैरेटिवली इजियर टू मेजर। क्यों? क्या क्या इसके एडवांटेज हैं? तो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन। देखो भाई, इट कैन बी डन एट रूम टेम्परेचर। इसको हम क्या कर सकते हैं? मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, राइट? तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मेथड। पहली चीज क्या है? हम इसे रूम टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हैं। सबको, किसी को आप बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हो, किसी का फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हो, तो रूम टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। अब आपने देखा इसमें जो टर्म यूज हो रहा है वो मोलैरिटी, मोलैरिटी यूज हो रहा है, मोलैरिटी यूज हो रहा है, यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन यूज हो रहा है, पर यहाँ पे तुम्हारा मोलैरिटी यूज हो रहा है। तो मोलैरिटी क्या होता है? इजी टू मेजर होता है, ये इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है, तो दैट्स व्हाई इट इज इजी टू मेजर। तो इसीलिए भी इसका एडवांटेज है यहाँ पे। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज लार्ज इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू लार्ज आती है, तो इजी टू हैंडल होता है उसको। दिस मेथड कैन बी यूज, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। This method can be used for determination of molar mass of biomolecules which are generally not stable at high temperature. बायोमोलिक्यूल्स जो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते, वहां पे इसका बेनिफिट है। एंड पॉलीमर्स जो इनकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा पुअर होती है, तो उस केस में भी बेसिकली हमारा ये काफी एडवांटेजेस होता है ओवर अदर मेथड्स, राइट? और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं ऑस्मोसिस के। तो एग्जांपल में आपको पता है कि रॉ मैंगो को अगर आप प्लेस करोगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में, तो क्या करेगा? वाटर लूज करेगा और श्रिंक हो जाएगा। विल्टेड फ्लावर फ्रेश हो जाएगा। ब्लड सेल कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन सलाइन वाटर। ये सारे जो चीजें आपकी दी हुई हैं, ये यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस हैं। जैसे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड फ्रूटिंग बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अ बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट लूज वाटर श्रिंक्स एंड डाइज। कई बार क्वेश्चन आता है कि हम जो प्रिजर्वेशन करते हैं उस केस में मीट वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए व्हाई डू वी ऐड सॉल्ट ऑन इट, क्यों डालते हैं? तो उसमें बेसिकली यहाँ पे भी ऑस्मोसिस फिनोमेना का एप्लीकेशन होता है। ऑस्मोसिस की वजह से जो बैक्टीरियम होता है उनके अंदर का सारा वाटर आउट हो जाता है और बेसिकली वो श्रिंक हो जाते हैं और डाई हो जाते हैं, तो बच्चे इसलिए हम इसको यूज करते हैं, राइट? अब यहाँ पे जो लास्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, तो यहाँ पे 3 तरह के सोल्यूशन भी जरूर से आपको पढ़ने होते हैं। एक होता है आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे, जिनके अगर हम कंपेयर करते हैं, मतलब अगर हमारे पास कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, तो अगर हमने उसको देखा दोनों चीजों में अगर हम कंपेयर करेंगे, तो वहां पे ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि वहां पे कोई भी आपकी ना श्रिंकेज होगी ना स्वेलिंग अप होगी। लेकिन अगर 2 सॉल्यूशंस हैं आपके, एक चीज यहाँ पे ध्यान दो आप कि 0.9% जो सोल्यूशन होता है, सलाइन सोल्यूशन होता है, वो हमारी ब्लड सेल के साथ आइसोटोनिक होता है। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है? बहुत जरूरी टॉपिक है, इसको डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए। अ सोल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अनदर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक
hypertonic, and while a solution having lower osmotic pressure than another is called hypotonic. तो हाइपर मतलब जो उसमें हाइयर आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा, हाइपो मतलब जिसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर हम ब्लड सेल को प्लेस करेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन पे तो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, बाहर की साइड जाएगा, आउटसाइड जाएगा, और हमारी सेल क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। और अगर हम इसको हाइपोटोनिक में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी उसके अंदर जाएगा। मतलब दो तरह के फिनोमेना होती हैं, एक एक्सोऑस्मोसिस और एक एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस हमारी क्या कहलाएगी, जब वाटर इनसाइड जा रहा है। तो एंडोऑस्मोसिस जब होगा तो स्वेलअप हो जाएगी सर, क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। और एक्सोऑस्मोसिस होगा तो श्रिंक हो जाएगी। और एक्सोऑस्मोसिस किसमें होता है, इसमें हमारा हाइपर में एक्सोऑस्मोसिस होगा और श्रिंक हो जाएगी, और हाइपो में क्या हो जाता है सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक में हमारा एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा और स्वेलअप हो जाएगा। तो आपको इस कॉन्सेंट्रेशन को याद रखना है। तो यहाँ तक आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। अभी इस चैप्टर में जो आपका मेजर टॉपिक रहता है वो हमारा यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग डील करते हैं इन एब्नॉर्मल मोलर मास कंसेप्ट, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। और बच्चे होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के चारों कंसेप्ट को अच्छे से सीखना है। फिर एक पेपर पे चारों के फॉर्मूलाज लिखो, और इनके जो बेसिक मैंने एक न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल्स कराए हैं कहीं कहीं, वो आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं। ठीक है, इतना काम आपको करना है टिल वी अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चन सेशन पे काम करेंगे, जहां से पेपर में आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाला है। क्योंकि मिलने वाला क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल वही पैटर्न के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं जो हम लोग करते हैं, तो आपने उसे अच्छे से देखना है। तो टिल दैट फिनिश दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।